हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और आज की वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल नंबर 16, जिसमें मेनली पेपरा ने प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस को डिस्कस किया है। हमारी साहब जो पिछली वीडियो है उसमें हमने प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और आज की वीडियो भी कंप्लीट देखिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं, कोई कंसल्टेंट हैं, सप्लायर हैं, तो इसमें हम आपको मेनली दो चीजें करने वाले हैं। मेनली एक हम पेपरा के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेपरा रूल्स के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं प्री क्वालिफिकेशन को कंडक्ट करने के लिए। प्री क्वालिफिकेशन है क्या चीज और इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है प्री क्वालिफिकेशन करने का, ये क्यों की जाती है। और इसमें हम रियल एग्जांपल्स भी और केस स्टडीज भी आपसे शेयर करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ने अपनी जो स्टैंडर्ड प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हैं। उसमें इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्रैक्टर्स में आपने क्या क्या मेंशन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने देनी है, आपने एप्लीकेशन में क्या देना है, आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। और उसके अलावा मेनली चीज जो आपने एवेल्युएशन क्राइटेरिया बनाना है अपना कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री क्वालिफिकेशन के लिए। तो बीइंग इंजीनियर या बीइंग प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट आपने उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपने फिर किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और एक एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी कॉलीग्स के साथ ये चीज़ शेयर हो जाए और मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें और पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट हो सके हमारे कंट्री के अंदर। सो चलते बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इंजीनियरिंग काउंसिल की स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तरफ भी ले जाऊंगा। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने पहले बता दिया, ये एक मिक्स किस्म का टॉपिक है। मिक्स इन द सेंस कि हम इसमें पेपरा को भी डिस्कस करेंगे और इसमें हम पीईसी स्टैंडर्ड प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे। सो फार हम सिर्फ अपने आप को पेपरा तक महदूद रखे हुए थे, लेकिन अब हम साथ पीईसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की विद रिगार्ड्स टू पब्लिक वर्क्स इन पाकिस्तान, उनको भी टच किया करेंगे ताकि दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके आपको बताएं और प्रैक्टिकली चीज़ें जिस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड के अंदर वो टच आपको मिले। सिर्फ थ्योरेटिकल या रूल्स की हद तक आपको सिर्फ ना बताया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली फिर आपने जाके पीईसी के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना होता है और पेपरा को एज अ गाइडलाइन अपने सामने रखना होता है। तो इसलिए ये टॉपिक आज का पीईसी और पेपरा रूल नंबर 16 दोनों को मिला के एक कंपोजिट किस्म का टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और सिफ्ट सिंप्लीफाइड की इस काविश का मकसद है कि पाकिस्तान में पब्लिक मनी बेहतरीन तरीके से यूज हो और वैल्यू फॉर मनी अचीव हो सके। और आज आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मेनली 5 सब टॉपिक्स, जिसमें मेन हम पेपरा रूल 16 की बात करेंगे। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज। उसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल स्टैंडर्ड प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीजर एंड एवल्यूएशन क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रियल टाइप केस स्टडीज पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जो हम नॉर्मली बीइंग प्रोक्योरमेंट एंटिटी या बीइंग कॉन्ट्रैक्टर करते हैं ड्यूरिंग प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन को फिल करते वक्त या प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशंस को मानते वक्त बीइंग एंटिटी,
वो कौन सी नॉर्मल मिस्टेक्स होती हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है दोनों के एंड के ऊपर। और उसके बाद एक्चुअल में प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को करते कैसे। सो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन रहनुमाई दी जा सके। सो पिछली वीडियो में भी हमने इसको पेपरा की नज़र से प्री क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन आपसे शेयर की थी लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने रूल नंबर 15 डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन सामने शो की है, ये एग्जैक्टली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड प्रोसीजर में इंट्रोडक्शन से ली गई है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल प्री क्वालिफिकेशन को कुछ इस तरह डिफाइन करता है कि प्री क्वालिफिकेशन इज एन असेसमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर। ये असेसमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से होती है इस चीज की, ऑफ द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी ऑफ फर्म्स एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनवाइटिंग देम टू बिड। सो ये उन कंपनीज की कैपेसिटी और उनका एक्सपीरियंस को असेस करना होता है इस प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में, जो कि विलिंगनेस शो करती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए, बट बिफोर एक्चुअल इनविटेशन टू बिड्स। तो ये ओवरऑल और ये होती है एम्प्लॉयर की तरफ से। आई होप ये क्लियर है। ये एक असेसमेंट है बिफोर बिडिंग और उन कंपनीज की जो इंटरेस्ट शो कर रही हैं आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते करने में, और वेल बिफोर द एक्चुअल बिडिंग प्रोसेस ये की जाती है। इससे हम एक पूल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स या पूल ऑफ सप्लायर्स बना लेते हैं, और फिर हमारी जो भी उस पूल में कॉन्ट्रैक्टर्स क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपके जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी है कि सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को ही इशू होंगे, और उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा आगे जाके। एज पर द टेक्निकलिटीज या कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो आपने आगे हम बता देंगे कि आपने किस तरह इसको डेवलप करना है और डिजाइन करना है। और बेसिक इसका जो एम है या मकसद है वो ये है कि इंटेंडेड, इट इज एक्चुअली इंटेंडेड टू एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्टर दैट आर नॉट सुटेबली क्वालिफाइड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आप बेसिकली एलिमिनेट कर देते हैं उन बिडर्स को, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो आप समझते हैं कि आपके काम को करने के लिए टेक्निकली या फाइनेंशियली क्वालिफाइड नहीं है। अब हम आ जाते हैं पेपरा के ऊपर कि पेपरा जो है इस प्रोसेस को अपने रूल्स के अंदर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। पिछला वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया वो था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में, और ये है पेपरा रूल 16 के कॉन्टेक्स्ट में। सो व्हाट इज प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस एंड हाउ इट विल बी मैनेज्ड और एग्जीक्यूटेड। इसमें फिर रूल 16 में पेपरा ने चार या फोर सब सब क्लॉजेस डाली हैं, फोर सब रूल्स डाले हैं कि इस प्रोसेस को आपने करना कैसे है। पूरा आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पेपरा लेके चल रहा है, क्लॉज 1 में, 2 में, 3 और 4 में। तो आई होप मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली डू द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस इन द फील्ड। सो सबसे पहले पेपर कहता है क्लॉज 1 में, द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन शेल अनाउंस in the pre-qualification documents all information required for pre-qualification, including instruction for preparation and submission of the pre-qualification documents, evaluation criteria, list of documentary evidence required by the suppliers or contractors to demonstrate their respective qualifications, and any other information that the procuring agency deems necessary फॉर प्री क्वालिफिकेशन। सो इसमें पेपरा हमें क्लियरली बाउंड करता है क्योंकि शेल का रूल है कि आपने सबसे पहले तो अपने प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और वो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देने हैं, बट उनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पेपरा ने बाउंड कर दिया है आपके लिए कि आपने वो इंफॉर्मेशन जरूर उस प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बनाना है।
इंक्लूडिंग, उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को दैट इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, that how they have to prepare or fill those documents or forms, and then after filling and attaching those required list of documents, how they have to submit. Either they have to submit through email, they have to submit through some courier service, and what would be the address to submit, and when is it has to be submitted. तो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देनी है उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, या और इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट की सबमिशन के लिए ये इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स हो जाएंगी. Then you have to mention in those PQ documents your evaluation criteria. That हमने कल की वीडियो में भी रूल 15 में भी एवल्यूएशन क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया था कि आपने मेनली 5 चीजें हैं जिनको पेपरा ने कहा है कि आपने उसको मद्देनजर रखते हुए एक एवल्यूएशन क्राइटेरिया बनाना है, और अगली स्लाइड्स में भी आपको मैं एवल्यूएशन क्राइटेरिया बता दूंगा. तो वो एवल्यूएशन क्राइटेरिया आपने अपने पीक्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करना है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. दैट हाउ यू विल एवेल्युएट दिस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सम कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर. उसमें एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के आपने मार्क्स मेंशन करने हैं, पर्सनल्स के मार्क्स मेंशन करने हैं, उनकी मैनेजेरियल कैपेसिटी के मार्क्स मेंशन करने हैं, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के मार्क्स मेंशन करने हैं, और उसके अलावा पांचवी चीज है उसके इक्विपमेंट एंड प्लांट्स के जो मार्क्स हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं. उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज जो आप डालना चाहते हैं तो वो भी पेपर आपको अलाउ करता है, एनी अदर चीज, लेकिन वो रूल्स से मुबर्रा ना हो या ज्यादा ना हो. सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने मांगना है रिक्वायर्ड बाय द सप्लायर टू सबमिट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन. तो वो जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी आपने मांगा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे. सो यू हैव टू मेंशन कैटेगोरिकली द लिस्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, दैट विच डॉक्यूमेंट दे हैव टू सबमिट एंड हाउ दे हैव टू सबमिट, और फिर उस अकॉर्डिंगली उसको इतने इतने मार्क्स से इतने नंबर मिलेंगे. सो ये 3-4 चीजें मेनली आपने देनी है एज पर 16(1). फिर उसके बाद 16(2) में पेपर कहता है द प्रोक्यूरिंग एजेंसी shall provide a set of pre-qualification documents to any supplier or contractor on request and subject to payment of price if any. फिर उसके बाद जब आप वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे जिसमें आपने एवल्यूएशन क्राइटेरिया, जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स या इंस्ट्रक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर्स डालनी है, एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस आपने मेंशन करना है, दैट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट you will provide to the contractor or supplier whoever is interested upon their request. It may be a written request as you mentioned in the documents. तो उसके बाद आप और इसकी कोई अगर नॉमिनल सी आपने फी रखी हुई है विच कैन कवर योर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर, और उसकी कोरियर अगर आपने करनी है तो वो भी आप कॉस्ट इसमें ले सकते हैं, बट इट शुड बी अ नॉमिनल कॉस्ट. तो वो कॉस्ट या वो पेमेंट लेके आप यू शैल प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टू एनी कॉन्ट्रैक्टर whoever requests, whether they are interested or not. This is not the stage where you will decide that I am not going to issue the pre-qualification document to such and such contractor because their capacity is less. It is them, and it is at later stages when you will decide that this so and so contractor or supplier is not qualified to bid on my project. But this is not the stage where you are issuing the PQ documents. You have to issue to everyone, whoever asks or whoever sends you the email or request. And then there is some explanation for the purpose of this sub rule. Price means the cost of printing and providing the documents only. Okay. जो हमने पीछे पेमेंट ऑफ द प्राइस की बात की है, वो प्राइस जो है उन प्रिंटिंग या पेपर्स वगैरह की प्राइस है. देन सब क्लास 3 में पेपर कहता है द प्रोक्यूरिंग एजेंसी शैल प्रॉम्प्टली नोटिफाई ईच सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified, and shall make available to any person directly involved in the pre-qualification process upon request
the names of all suppliers and contractors who have been pre-qualified. Only suppliers or contractors who have been pre-qualified shall be entitled to participate further in the procurement proceedings. अब जब आपको पीक्यू डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपने इशू कर दिए थे, कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपकी कट ऑफ डेट थी उसके ऊपर सबमिट कर दिए, आपने एज पर द मेंशन्ड एवल्यूएशन क्राइटेरिया एवल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट of all the contractors who have submitted, and you will mention in front of that list that whichever is qualified and the whichever is not qualified. If they have not crossed that threshold which you have mentioned in the documents, then you will mention not qualified, and if they have passed, then you will mention qualified or pre-qualified. So वो आप एक लिस्ट बनाएंगे, अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेंगे, और उसके बाद आपने वो लिस्ट जो है वो पब्लिश करनी है। जैसे आपने रिक्वेजिशन उसकी एडवर्टाइज की थी, रिक्वेस्ट फॉर प्री क्वालिफिकेशन, इसी तरह यू विल हैव टू एडवर्टाइज द लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड देन देयर इज अ कंपल्शन अपॉन यू दैट you will only accept those bids at later stages whoever are pre-qualified at this stage, or same is on contractor side, they cannot participate in the bidding process if they are not pre-qualified. So और तीसरी चीज इस क्लॉज में ये बताई है कि अगर कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है और उन्होंने बिडिंग प्रोसेस में पीक्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था और वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन कंपनीज के नाम भी उनसे शेयर करेंगे जो प्री क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और शेल मेक अवेलेबल टू एनी पर्सन, एक तो आपने वो लिस्ट अवेलेबल करनी है सबके लिए, और आपने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम भी उनको बताने हैं कि जो एक्चुअली प्री क्वालिफाइड हैं। उसके बाद लास्ट रूल की लास्ट सब क्लॉज है 4, वो कहती है the procuring agency shall communicate to those suppliers or contractors who have not been pre-qualified the reasons for not being pre-qualified. So आपने उसके बाद आपने उनको तो बता दिया कि आप pre-qualified हैं, लेकिन आपने जो नहीं है pre-qualified उनको भी आपने बताने हैं वो reasons या वो scoring, कि उन्होंने किस किस पॉइंट के ऊपर स्कोर कम हासिल किए हैं और क्या रीजंस थे जिसके ऊपर आपने उनको प्री क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ पे भी शेल का वर्ड यूज हुआ है, इट मींस कि इट्स बाइंडिंग अपॉन द प्रोक्योरिंग एजेंसी टू कम्युनिकेट टू दोज सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव नॉट बीन प्री क्वालिफाइड द रीजंस फॉर विच दे आर नॉट बीइंग प्री क्वालिफाइड। तो ये था इसका एग्जैक्ट नरेशन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेपरा रूल 16। सो आई होप अभी तक आपने ये रूल को समझा है। तो आगे मजीद इसको प्रैक्टिकलिटीज की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। सो रूल 1 को मैं अब सब क्लास 1 को जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की थी, उसको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा। So rule 1 requires 16(1) requires that pre-qualification documents must be clearly made. इसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ये मेंशन होनी चाहिए पीक्यू डॉक्यूमेंट्स में, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने बताना है, एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और क्लियर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट स्कोप भी आपने उस एप्लीकेशन में बताना है कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि वो ये फैसला कर सके कि क्या वो एलिजिबल हैं इस स्कोप को मैनेज करने के लिए एट लेटर स्टेजेस और नॉट। बट व्हाट डॉक्यूमेंट्स दिस मीन्स इन रियल लाइफ। अब इसको हम यहां तक तो उन्होंने मोटी मोटी चीजें हमें 3 चीजें टोटल बता दी। आगे प्रोसेस हमारे पास पेपरा नहीं बताएगा कि ये प्रोसेस की एवल्यूएशन क्राइटेरिया कैसे हो, उन्होंने भी आइडिया सिर्फ दे दिया हमें, सिर्फ मोटी मोटी 4-5 चीजें बता दी, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट एंड प्लांट, बट उन्होंने फर्दर फिर डिटेल हमें पेपरा ने नहीं बताई, बल्कि उस उसमें पाकिस्तान का एक इदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि वर्क्स को रेगुलेट करता है और इंजीनियर्स को रेगुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करता है, और वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो उन्होंने फिर इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया थ्रू अ कमेटी जो कि नोटिफाइड है ऑलरेडी,
उस कमेटी ने इसको डिटेल में परखा और उसके अलावा उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया अब बना दिया है जो कि अगेन पेपरा की तरह ही बाइंडिंग है हमारे ऊपर। सो उसमें आपने अकॉर्डिंग टू पीईसी गाइडलाइंस आपने उनसे क्या मांगना है, आपने प्रोजेक्ट की प्रोफाइल देनी है उस इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स के अंदर, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देनी है, एवेल्युएशन एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वेटेड होगा या पास फेल होगा वो आपने मेंशन करना है, फॉर्म्स सच एज कंट्रेक्चुअल हिस्ट्री फॉर्म, लिटिगेशन हिस्ट्री, फाइनेंशियल समरी, सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म, पर्सनल एंड इक्विपमेंट लिस्ट, ये आपने चीजें मांगनी है कॉन्ट्रैक्टर से। ये काफी डिटेल में उन्होंने एक 38 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो पीईसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा यहाँ पे, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से भी ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। उसमें कंप्लीट आपको इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स भी दी हुई है और फिर वो परफॉर्मास भी दिए हुए हैं जो बीइंग प्रोक्योरमेंट ऑफिसर आपने बना के कॉन्ट्रैक्टर्स को सेंड करने हैं। उसमें आपने पीईसी लाइसेंस की कैटेगरी, ये फिर अदर्स में आ जाता है, जो पेपरा में नंबर 5 बताया था अदर्स, उसमें पीईसी एक कैटेगरीज है, स्पेशलाइजेशन कोड्स, डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, डिटेल्स ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ये सारा जो है अलाइन किया है पीईसी ने विद दी रूल 16(1) के साथ। उसके बाद इनविटेशन फॉर प्री क्वालिफिकेशन जो पीईसी कहता है उसमें कुछ हिदायत दी हैं हमें कि आपने वहां पे उन्होंने मेंशन किया था पेपरा ने कि एक प्राइस आपने लेनी है, वो प्राइस कितनी होगी या आपने किस लिमिट्स तक प्री क्वालिफिकेशन करनी है, फिर पीईसी ने इस मामले को भी सेटल कर दिया। अब इनविटेशन फॉर प्री क्वालिफिकेशन आपने कब देनी है, पीईसी डॉक्यूमेंट हमें कहता है इनविटेशन फॉर प्री क्वालिफिकेशन नोटिस बी एडवर्टाइज्ड थ्रू on PEC and PEPRA website and other relevant or available forums for procurements estimated to cost more than Rs 40,000 and also through press when procurement is estimated to cost more than rupees 1 million। तो प्री क्वालिफिकेशन की जो एडवर्टीजमेंट या नोटिस है, अगर आपकी प्रोक्योरमेंट 40,000 से ज्यादा है और 1 मिलियन 10 लाख रुपए से कम है, तो आपने उस नोटिस को, रिक्वेस्ट फॉर प्री क्वालिफिकेशन की नोटिस को पीईसी की वेबसाइट के ऊपर एंड पेपरा की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाना है। आपकी एंटिटी की अपनी वेबसाइट भी है तो उसके ऊपर भी आप पब्लिश कर सकते हैं, बट ये दो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने 40,000 से लेकर 10 लाख की प्रोक्योरमेंट या प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने प्री क्वालिफिकेशन करनी है, so you are bound to advertise that notice inviting pre-qualification applications on PEC and PEPRA websites। I hope it's clear। 40,000 से एक मिलियन तक। बट अगर आपके पास आपकी प्रोक्योरमेंट या आपका प्रोजेक्ट 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा है, देन इनविटेशन शेल बी ओपन टू ऑल, sorry, and also through press when procurement estimated to cost more than rupees 1 million। सो अगर आपकी मोर देन 1 मिलियन है तो आपने फिर साथ साथ इन दोनों चीजों के साथ साथ न्यूज़पेपर में भी देना है। और इनविटेशन शेल बी ओपन टू ऑल पार्टिसिपेंट लाइसेंस्ड बाय पीईसी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी बिसाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इफ इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट। तो इनविटेशन जारी बात है ओपन होगा, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा जो पीईसी से लाइसेंस्ड है और उसकी जो बाकी फर्दर डिटेल्स हैं वो यूजर ने या एम्प्लॉयर ने या प्रोक्योरिंग एंटिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करनी है, वो उनके ऊपर पीईसी ने छोड़ दिया है। जनरली फिर सब क्लास 2 कहती है जनरली नॉट लेस देन 6 वीक shall be provided for preparation oblique submission of applications by the applicants। However, for large or complex projects, the period may be extended up to 12 weeks। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नॉर्मली आपने 1.5 मंथ या 6 वीक्स आपने पीरियड देना होता है फॉर द सबमिशन ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कोई नॉर्मल साइज का प्रोजेक्ट है। अगर आपका कोई मेगा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है या उसमें कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व होगी जो इंटरनेशनल हो, तो उस केस में आपने वेंडर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को 12 वीक का पीरियड देना है।
सो मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट जो है वो 6 वीक्स है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 12 वीक्स है सबमिशन के लिए. It is preferable to package a project in such a way so as to allow medium size contractor. तो यहाँ पे उन्होंने एक और बात भी हमें बता दी कि अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप पैकेजेस बना लीजिए ताकि मीडियम साइज कंपनीज जो है उनको भी बिजनेस मिल सके और वो भी इन पैकेजेस की वजह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. हाउएवर ये फिर नीचे उन्होंने बता दिया कि एम्प्लॉयर मे डिसाइड द पैकेज कीपिंग इन व्यू द इंटरफेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स. तो एज रिजल्ट ऑफ स्मॉलर स्केल, तो वो भी आपके ऊपर छोड़ दिया कि अगर आप पैकेज नहीं भी करना चाहते तो आप एज अ कंपोजिट प्रोजेक्ट भी इसको लेके चल सकते. Then PEC has mentioned in the same document they have mentioned some evaluation criteria. जो सेकंड पार्ट में आपको बता रहा था कि आपने अपने PQ डॉक्यूमेंट्स जब फिल करने हैं तो उसमें आपने मेंशन करना है अपना एवेल्युएशन क्राइटेरिया. पीईसी कहता है कि आपने 4 चीजों में मार्किंग देनी है. कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो उनकी मार्किंग नहीं होगी, बट यू कैन आस्क दैट इंफॉर्मेशन इन अदर्स. बट मार्किंग की उन्होंने 4 चीजें बता दी. नंबर 1 इज फाइनेंशियल साउंडनेस. उसमें वो नॉर्मली 30 मार्क्स दे रहे हैं. एक्सपीरियंस रिकॉर्ड 35, पर्सनल कैपेबिलिटीज 15 एंड इक्विपमेंट कैपेसिटीज को 20 मार्क्स. सो ओवरऑल इट विल मेक 100. और उसके अलावा उन्होंने एक नोट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस shall be decided on the basis of pass oblique fail basis, and the applicant must secure at least 50% score on each category. So ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको इन वेटेज एवरेजेस का 50% हर लाइन में लेना मैंडेटरी है. लाइक अगर उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस के मार्क्स 14 है, सो देन और बाकियों में अगर उसने ज्यादा भी ले लिए हैं तो still that contractor is not qualified or not pre-qualified. इसी तरह एक्सपीरियंस में अगर उसके पास 50% से कम है और बाकियों में खा उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो तो फिर भी एक नया कॉन्ट्रैक्टर है और एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा. एटलीस्ट दे हैव टू सिक्योर 50% इन ईच कैटेगरी. सो ये मेरे लिए भी एक नई लर्निंग थी पीईसी के डॉक्यूमेंट्स को देख के, और आई होप बहुत से लोगों के लिए एक नई लर्निंग होगी. उसके अलावा हम इस क्राइटेरिया को फर्दर एनालाइज करेंगे. अब 50 जो पीईसी ने गाइडलाइंस दी हैं, अच्छा ये जहन में रखिए ये एक गाइडलाइन है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हर प्रोजेक्ट के लिए. आपका जो प्रोजेक्ट होगा आपने उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से देखना है, लेकिन मोटी मोटी गाइडलाइन आपको दे दी गई हैं कि आप इन लिमिट्स के साथ या इस परसेंटेजेस के साथ चलेंगे. लाइक अगर पर्सनल कैपेसिटी है और फाइनेंशियल उसका 50% है तो अगर आप वहां पे 40% कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे आप पर्सनल कैपेसिटी में 20% कर लीजिए. तो इस तरह का कुछ करके ओवरऑल आपने 100 मार्क्स देने हैं. उसके अलावा पीईसी ने फिर फर्दर हमें एक्सप्लेन कर दिया इन सारी सीलिंग्स को. जिस तरह पार्ट 2 में हमारे पास था जर्नल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, उसके 35 मार्क्स थे. अब उन 35 को भी उन्होंने हमें ब्रेकअप दे दिया कि आपने प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर कंप्लीटेड इन लास्ट 10 ईयर्स को 15 मार्क्स देने हैं. प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी इन हैंड अगर आपके पास है अभी मौजूद तो उनको आपने 10 मार्क्स देने हैं. एक्सपीरियंस ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बट नॉट बेसिक पार्ट 5 मार्क्स. स्टेटस ऑफ इनलिस्टमेंट विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट उसके भी 5 मार्क्स. और इस तरह आपने 35 मार्क्स देने हैं. अच्छा उसके बाद मजे की बात यह है कि उन्होंने फर्दर भी आपको आपका काम आसान कर दिया है और ये 15, 10, 5 और 5 का ब्रेकअप भी आपको दे दिया है. अब जो पहला वाला है हमारे पास 15, जिसमें वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी कंप्लीटेड ओवर लास्ट 10 ईयर्स, इसके 15 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे या आप एक्चुअल एवेल्युएशन कैसे करेंगे इन 15 मार्क्स की. तो इसमें मैं आपको ये बता समझा देता हूं कि अगर आपका प्रोजेक्ट ऑफ सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी कंप्लीटेड इन लास्ट 10 ईयर आपकी रिक्वायरमेंट है, सो आपने पीसी की गाइडलाइन के मुताबिक इसकी असेसमेंट ऐसे करनी है कि ईच ऑफ मिनिमम 8 स्टोरी बिल्डिंग
बिल्डिंग या जो भी आपका प्रोजेक्ट, अगर बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, तो आपने कम से कम 8 स्टोरी बिल्डिंग को, एक एक बिल्डिंग को आपने एक प्रोजेक्ट कंसिडर करना है। और नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर वर्क्स लेस देन स्पेसिफाइड लिमिट। अगर उनका प्रोजेक्ट 8 स्टोरी बिल्डिंग से कम है तो फिर उसमें आपने कोई मार्क्स नहीं देने। अच्छा, 15 को आपने फिर डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि वहां पे लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने प्रोजेक्ट्स मांगे हैं, तो कितने प्रोजेक्ट होंगे तब आप देंगे। तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला हमें बता दिया है। पहले तो वो कह रहे हैं कि 12 मार्क्स दे दीजिए आर गिवन इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर इन लास्ट 10 ईयर्स। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले 10 साल में 3 प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट की नेचर के किए हैं, तो स्ट्रेट अवे आप उसको 12 मार्क्स दे दें आउट ऑफ 15। ठीक है, ये तो कहानी बड़ी सिंपल है, खत्म हो गई। उसके अलावा फॉर लेस देन 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड यूज द फॉलोइंग वेटेड फार्मूला। अगर उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स हैं पिछले 10 साल में जो उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किए, एंड दे हैव सबमिटेड द कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंप्लीशन एंड टाइमली कंप्लीशन, तो उसमें आपका फार्मूला है 12 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इनटू A/3। एंड ए इज, व्हाट इज ए, वो नीचे उन्होंने बता दिया। ए इज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर कंप्लीटेड इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ए जो है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो फिर आपके पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, तो 3 और 4, तो 8 मार्क्स हो जाएंगे आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स के। तो इस तरह ये फार्मूला आपने 12 इंटू 2 करके आपने 8 मार्क्स देने हैं 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और अगर एक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो ये 12 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मार्क्स। तो हर हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसको 4 नंबर मिलेंगे, और हर 2 प्रोजेक्ट के ऊपर 8 नंबर, इसी तरह हर 3 प्रोजेक्ट के ऊपर 12 नंबर। उसके अलावा अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है कि उनके पास फॉर मोर देन 3 प्रोजेक्ट्स बट लेस देन 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, यूज द फॉलोइंग वेटेज। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास 3 से ज्यादा हैं लेकिन 6 से कम है। फॉर एग्जाम्पल 5 है या 4 है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे 12 प्लस 12, तो उसको मिल गया 3 प्रोजेक्ट्स वाले नंबर। उसके अलावा जो आगे नंबर 3 से जितना इनहेंस करेगा, तो हर एक के ऊपर पहले तो 4 नंबर मिल रहे थे, अब हमारे पास पीछे टोटल 3 नंबर हैं बकाया में। तो उन 3 नंबरों में से उसको कितने मिलेंगे, तो वो ए जो उसका नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो उससे जितना आ जाएगा, अगर 13 बनते हैं या 13.5 बनते हैं या 14, जितने भी आएंगे, डिपेंड्स अपॉन देयर प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा अगर 6 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, then you will give them 15 out of 15. Full marks will be given in case of 6 projects or more. So 15 का ब्रेकअप कुछ इस तरह उन्होंने डिवाइड करके आपको बता दिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा फार्मूला, और नीचे फुल देने का और व्हाट इज ए, ये सारा आप समझ गए होंगे। सो अगर इस पे कोई कंफ्यूजन हो तो इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट में हमें बताइएगा, और ईमेल भी आपके पास है sifttechsimplified@gmail.com, उसके ऊपर भी हमें अपनी सजेशंस के साथ आगाह करें। देन वी आर मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, जहां पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन हैंड की बात की गई है। वहां पे कंप्लीटेड थे और ये आपके पास करंट प्रोजेक्ट्स हैं। और याद रखिए कि यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स 10 देने हैं। अच्छा, वो 10 कैसे डिवाइड होंगे? 10 में आपने 10 मार्क्स आपने, एक तो सबसे पहले आउट ऑफ 10 आपने फुल मार्क्स देने हैं, आर गिवन इन केस ऑफ 6 प्रोजेक्ट्स आर मोर। सबसे नीचे देखिए, अगर उनके प्रोजेक्ट 6 और मोर हैं तो फिर तो फुल नंबर दीजिए, 10 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर 8 मार्क्स आर गिवन इफ द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैज 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर इन हैंड, अगर 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो 8 नंबर दीजिए। फॉर लेस देन 3 प्रोजेक्ट इन हैंड, यूज द फार्मूला 8 इंटू A/3 हो जाएगा।
वहां पे 12 into a/3 था और यहाँ पे 8 into a/3, एंड a इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर इन हैंड ड्यूरिंग लास्ट 10 years। तो इसी तरह उसके अलावा फॉर मोर देन 3 प्रोजेक्ट बट लेस देन 6 प्रोजेक्ट इन हैंड यूज दिस फार्मूला। तो सिमिलरली सेम फार्मूला है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो आपने 3 प्रोजेक्ट्स के लिए दिए थे वो ऐड हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन हैंड, नॉट मोर देन 3 बट ओवरऑल डिवाइड बाय 6 into 2, उस तरह करके। तो वो 8 से हो सकता है 8.5 आ जाए, 9 आ जाए, 10 नहीं आ सकते क्योंकि 10 आपने 6 को जो ही क्रॉस करेंगे तो आपने 6 प्रोजेक्ट आर मोर, जो ही 6 पे जाएंगे तो आपने 10 मार्क्स देने हैं। उसके अलावा नंबर सी पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास था एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बट नॉट बेसिक पार्ट। लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में मेन काम सिविल वर्क है, बट स्टिल यू नीड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, यू नीड सैनिटरी वर्क्स, यू नीड प्लम्बिंग वर्क, एचवैक वर्क, तो इस तरह की चीजें आती हैं उसमें। अब उसकी एक्सपीरियंस दूसरी क्लासेस में कितनी है, बेसिकली ये 5 नंबर उस चीज के हैं। एचवैक के क्या काम उन्होंने पहले खुद से किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के किए हैं, प्लम्बिंग के, सैनिटरी के, कोई भी लैंडस्केपिंग वगैरह का काम किया है, जो भी है, तो ये उस चीज को देखना चाहता है पीईसी। तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क्स कैरिड आउट ड्यूरिंग लास्ट 5 years बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर स्लैश जेवी पार्टनर। और 5 नंबर हैं, 4 marks आर गिवन इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीट एटलीस्ट 3 सिमिलर नेचर प्रोजेक्ट्स इन लास्ट 10 years, लास्ट 5 years, सॉरी। इस ये चूंकि मार्क्स भी कम है और स्कोप भी कम होता है, तो इसमें उन्होंने पिछले 5 साल की बात की है। तो आपने आउट ऑफ 5 4 नंबर देने हैं अगर 3 प्रोजेक्ट्स उनके कंप्लीट हुए हैं पिछले 5 साल में। फॉर लेस देन 3 प्रोजेक्ट्स तो उसी तरह आपने यहाँ पे 4 into a/3 हो जाएगा, और उसी तरह फॉर मोर देन 3 प्रोजेक्ट बट लेस देन 6 प्रोजेक्ट तो ये 4 + a/6 into 1 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। ए उसी तरह नंबर ऑफ प्रोजेक्ट फॉर सिमिलर नेचर कंप्लीट इन लास्ट 5 years, और फिर उस तरह 6 मार्क्स 6 प्रोजेक्ट्स और उससे ज्यादा हैं तो आपने फुल 5 out of 5 देने हैं। और लास्ट जो है एक्सपीरियंस में वो है इनलिस्टमेंट विद अदर डिपार्टमेंट्स और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज। तो उसमें 1 मार्क फॉर ईच इनलिस्टमेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इनलिस्टमेंट्स। तो हर एक डिपार्टमेंट के साथ उसकी इनलिस्टमेंट का 1 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम इस कैटेगरी में 5 नंबर है। लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आप CNW डिपार्टमेंट है और आप एक प्री क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को देखेंगे कि उसके पास क्या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इनलिस्टमेंट है और वो वैलिड है उस साल के लिए, तो यू विल गिव 1 नंबर। अगर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है यू विल गिव 2 नंबर। उसके पास पाक PWD की है यू विल गिव 3 नंबर्स। उसके पास NHA की है यू विल गिव 4 नंबर। उसके बाद PDA की है या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की यू विल गिव 5 नंबर। अगर उसके पास और जितनी भी ज्यादा है, so no need to give any additional or extra numbers because maximum ceiling for this line is 5. So being contractor, you must have at least 5 enlistments in hand। इसका मकसद ये है ताकि आपको ये 5 के 5 तो मिले ही सही, और जो भी मिले ये 5 आपको मिलने चाहिए। तो इस तरह आपने इस क्लॉज का टोटल ब्रेकअप 35 निकाल लिया, उसमें से जितने भी नंबर उसको मिल गए आपने वो लिख दिए। ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा खूबसूरत तरीके से होने वाला काम है। मैंने पर्सनली काफी ज्यादा प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस को किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। और इसके अलावा सेकंड चीज जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमें बताई है वो पर्सनल कैपेबिलिटीज हैं। जब अगर वापस आप इस स्लाइड पे आ जाएं जहां पे उन्होंने हमें नंबर 3 के ऊपर बताया था कि पर्सनल कैपेबिलिटीज में आपने 15 मार्क्स देने हैं। अब 15 का ब्रेकअप भी आपको पीईसी ने दे दिया कि 15 किस तरह देंगे। 15 इस तरह कुछ देंगे। उसके बाद उसने 2 चीजें बना, एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स आपके पास कितने हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनकी तादाद कितनी है। इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बैचलर्स डिग्री होल्डर्स जो पीईसी से रजिस्टर्ड हों और एक्टिव रजिस्ट्रेशन रखते हों वो कितने हैं और उनके एक्सपीरियंसेस कितने हैं। इसी तरह मिला के 6 + 3 9 और 4 + 2
6। तो इस तरह 9 और 6 15, तो टोटल 15 मार्क्स इस कैटेगरी पर्सनल वाली में आपने देने हैं। फिर इनका उन्होंने आपको बता दिया 1 की एक्सप्लेनेशन, 6 + 3 9 कैसे देने हैं। 9 में आपने, वो कहता है कि बीएससी इंजीनियर्स रजिस्टर्ड विद पीईसी, टोटल मार्क्स इज 9। अब उन 9 को आपने कैसे ब्रेकअप करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स के 6 नंबर हैं और एक्सपीरियंस के ओवरऑल 3 नंबर हैं। तो एक्सपीरियंस के 3 नंबर, नंबर ऑफ इंजीनियर तो सिंपल है, हर एक इंजीनियर के ऊपर एक नंबर आपको आपने दे देना है। एक्सपीरियंस जो है 3 मार्क्स, 3 मार्क्स विल बी गिवन इफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 4 नंबर ऑफ बीएससी इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स इज इक्वल टू 15 years। अगर आपके 4 फॉर एग्जांपल बीएससी इंजीनियर्स हैं और उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सबका प्लस करें और वो मिला के एवरेज फॉर एग्जांपल उनका 15 years और अबव बनता है, तो आपने उसको 3 नंबर देने हैं। फॉर लेस देन 4 नंबर ऑफ बीएससी इंजीनियर्स, अगर उनके पास 4 से कम बीएससी इंजीनियर्स हैं, हैविंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ 15 मार्क्स, 15 years, मार्क्स विल बी गिवन एज पर फॉलोइंग फार्मूला: A/4 × 3। अगर उनके पास फॉर एग्जांपल 3 बीएससी इंजीनियर्स हैं और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उनका 15 years है, लेकिन उसके मार्क्स कम होंगे क्योंकि नंबर कम हो गया, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम हो गए। तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैविंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ 15 years। 15 साल एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कितने इंजीनियर्स हैं उनके पास। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियर्स 6 मार्क्स, वो कैसे देंगे? 6 मार्क्स विल बी गिवन इफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रजिस्टर्ड विद पीईसी आर 15 numbers or above. For less than 15 number of BSc engineer registered with PEC will be given as per following formula: A/15 × 6, A is equal to number of engineers। तो ये टोटल आपने 6 नंबर और 3 नंबर का ब्रेकअप आपको मैंने बता दिया। 3 नंबरों को आपने नंबर ऑफ इंजीनियर्स के साथ करना है और एक्सपीरियंस या स्ट्रेंथ के साथ आपने 6 नंबरों को तकसीम करना है, तो ये दोनों मिला के 9 नंबर हो जाएंगे। Then we have second category, which is DAE, diploma engineers, associate engineers। उसमें भी उसी तरह 6 को उन्होंने 2 और 4 में तकसीम किया है। 2 marks will be given if the individual experience of at least 8 number of DAE engineers is equal to 10 years or above। ये अगर उनके पास 8 DAE होल्डर्स हैं और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उनका 10 साल या उससे ज्यादा है, तो आपने 2 नंबर देने हैं। अगर 8 से कम है तो फिर उसी तरह आपने फार्मूला A/8 × 2 करना है। इस तरह स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स की 4 नंबर हैं। 4 विल बी गिवन इफ द टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स आर 20 और अबव। अगर 20 हैं या उससे ज्यादा हैं तो आपने स्ट्रेट अवे 4 नंबर देने हैं यहाँ पे। उसके अलावा फॉर लेस देन, अगर 20 या उससे कम है, ये सिर्फ तादाद की बात कर रहा है, सिर्फ नंबर की। ऊपर एक्सपीरियंस की है, थोड़ा सा इन्होंने मेरे ख्याल में उल्टा लिखा है, एक्सपीरियंस नीचे आना चाहिए था और नंबर ऊपर आना चाहिए था। तो बाहर जो भी है, उसके अलावा अगर स्ट्रेट अवे 20 से कम है, जितने भी हैं, दैट क्वांटिटी डिवाइड बाय 20 × 4, वो आपने इसमें टोटल नंबर देने और दोनों कैटेगरीज 9 + 6 को अब ऐड करेंगे। आउट जितने भी टेकन है वो 15 टोटल है, 15 से ज्यादा नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो उसमें से 12 लिए हैं या 10 लिए हैं, जितने भी लिए हैं वहाँ टोटल में आप एड अप कर देंगे। देन वी हैव थर्ड वन, which is equipment capabilities। इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज में उन्होंने लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑलरेडी आपने स्कोप में बता दी होगी पीक्यू डॉक्यूमेंट्स में, और इसमें टोटल 20 मार्क्स हैं। वो 20 कैसे देंगे, उन्होंने इसमें भी कुछ बताने की कोशिश की है हमें। मार्क्स असाइन, अब यहाँ पे वेटेड, उन्होंने 20 को वेटेड एवरेज के हिसाब से किया है। तो बैचिंग प्लाट अगर उनके पास है तो असाइंड वेट उनका 10 है, कंक्रीट पंप है तो 10 है, क्रेन मोबिलाइज, इस तरह 12 किस्म के इक्विपमेंट्स हैं। उसके अलावा 8 मार्क्स फॉर ईच इक्विपमेंट आर गिवन इफ कॉन्ट्रैक्टर मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर उसके पास बैचिंग प्लांट है 30 क्यूबिक मीटर पर आवर कैपेसिटी का, उसकी टोटल मार्क्स बैचिंग प्लांट के 10 हैं। 10 में से आपने है टिक करें और 8 नंबर दे दें। इफ द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ ईच इक्विपमेंट इज लेस, अब अगर उसके पास वो क्वांटिटी पूरी नहीं है, 30 वाली बैचिंग प्लांट है बट दैट मे बी 25, सो उसकी फिर उसी तरह आपने फार्मूले के हिसाब से जो यहाँ पे दिया है उसी तरह कैलकुलेट करनी है।
और अल्टीमेटली ये जितने भी इनमें से वो लेगा, 10 में से 7, 8, फिर 10 में से 8 या 10 में से 10, जितने भी इनका टोटल करेंगे, और उसका टोटल मार्क्स जितने भी आ जाएंगे इस कॉलम के, 12 × 10, ये तकरीबन 120 में से आएंगे। 120 डिवाइडेड बाई जितने, मतलब सॉरी, जितने भी आ गए 90 फॉर एग्जाम्पल आए हैं, डिवाइड बाई 120, क्योंकि टोटल 120 था, इसका मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो उसका आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। दैट मे बी 16, 14, जितने भी आपके आ गए। आई होप इट्स क्लियर। क्वांटिटीज भी उन्होंने मेंशन कर दी हैं, कैपेसिटीज भी इक्विपमेंट की उन्होंने मेंशन कर दी हैं। लाइक कैबन हॉइस्ट अगर है 1500 केजी कैपेसिटी का, तो उसके 10 नंबर हैं। फॉर्म वर्क उसके पास मौजूद है तो 10 नंबर हैं। एयर कंप्रेसर है 15 HP का, तो उसके भी 10 नंबर हैं। इसके फोल्डिंग पाइप्स हैं, क्वांटिटी उन्होंने नहीं लिखी, तो वो भी 10 नंबर हैं। तो ये नंबर इस हिसाब से पीईसी ने हमें गाइडलाइन दे दी है कि आपने इस हिसाब से देने हैं। तो उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने हमें बता दिया फाइनेंशियल पोजीशनिंग का। ये टोटल 30 नंबर हैं, और फिर इसमें उन्होंने कोई 6 किस्म की कैटेगरीज हमें बता दी। अब इसमें 5 नंबर हैं अवेलेबल बैंक क्रेडिट के। वो 5 नंबर इन्होंने उसी तरह आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि 3 नंबर विल बी गिवन इफ अवेलेबल क्रेडिट लाइन लिमिट इज इक्वल टू 500 million, तो उसके स्ट्रेट अवे 3 देंगे। फॉर लिमिट लेस देन 500 million, यूज फॉलोइंग वेटेड फार्मूला, विच इज 3, जो टोटल ऊपर मार्क्स आए थे, मल्टीप्लाई बाई ए जितनी है, डिवाइडेड बाई 500, एंड ए इज द अवेलेबल बैंक क्रेडिट लाइन लिमिट, और फुल मार्क्स विल बी गिवन इन केस द लिमिट इज 1000 million। अगर 1000 million है तो फिर स्ट्रेट अवे उसको 5 नंबर दे दें। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल के 5 नंबर। लास्ट 3 years में फुल मार्क्स आर गिवन इफ इन केस ऑफ लिमिट 1000 million। यहाँ पे भी अगर वर्किंग कैपिटल उसके पास 1000 million का बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, तो आप उसको स्ट्रेट अवे 5 नंबर दें। अदरवाइज 3 नंबर दें 500 तक, और उसके अलावा अगर उससे ज्यादा है, 1000 से कम है, तो आपको फार्मूला दिया है, वो उसी तरह आपने उसके कैलकुलेट करके आउट ऑफ 5 इस लाइन के भी नंबर निकालने हैं। Then we have registration with income tax. If yes, and they have submitted the license or copy, so 5 number. No point will be given if income tax certificate is not attached. ये एक बड़ा मसला रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स का। होता तो यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बगैर काम नहीं होता, बट दे फेल टू सबमिट दैट एविडेंस। सो अगर उन्होंने अटैच नहीं किया प्रोफाइल में, सो स्ट्रेट अवे यू कैन ड्रॉप दिस लाइन, एंड आप उसमें से 0 लगाएंगे। एंड 5 पॉइंट्स विल बी एडेड इन केस अ वैलिड सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड। उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड इलेक्ट्रिकल लाइसेंस फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, उसके साथ जो सब कॉन्स, उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर भी देनी होती है, या जेवी पार्टनर है, उनका जो लाइसेंस है इलेक्ट्रिकल का, या आपका प्लम्बिंग का है तो, या सोलर का है, तो उसमें भी अगर लाइसेंस की कॉपी लगी है तो आपने 5 नंबर देने हैं, नहीं लगी तो आपने काटने हैं। कोई लिटिगेशन हिस्ट्री है, इन केस द फर्म इज इन्वॉल्व इन एनी लिटिगेशन, नो मार्क्स विल बी गिवन। कोई भी उनका केस ऑनगोइंग है और उन्होंने लिटिगेशन को यस किया है और उसमें डिटेल बताई है, सो 0 मार्क्स, और 5 मार्क्स अगर कोई केस नहीं है। इसमें कोई कंप्रोमाइज, या 0 होगा या 5 होगा। ब्लैक लिस्टिंग, अगर ब्लैक लिस्टेड है तो 9 मार्क्स, अगर नहीं है तो ये यस नो है। ये चारों तकरीबन यस नो है। तो ये इस तरह करके 30 मार्क्स आपके इस लाइन के भी हो जाएंगे, और ये जो है ये सारे फिर मिला के एड अप होंगे इस टेबल में। ये जो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दी, जस्ट अ मिनट, इस टेबल में। अब इसमें आपके हर जो लाइन होगी उसके मार्क्स, इसके आगे एक और कॉलम बना लीजिए, तो अवॉर्डेड मार्क्स या अर्नड मार्क्स का कॉलम। तो अर्नड मार्क में फाइनेंशियल में अगर उसने 22 नंबर लिए हैं, एक्सपीरियंस में उसने अगर फॉर एग्जांपल 28 नंबर लिए हैं, पर्सनल में जितने भी लिए हैं उसमें उसको टोटल कर लीजिए, वो टोटल आउट ऑफ 100 होगा। बट स्टिल टेक दिस नोट के 50% इन ईच कैटेगरी इज आल्सो अ मैंडेटरी लिमिट। और बाकी ओवरऑल थ्रेशोल्ड आपने जो खुद से सेट किया हुआ है वो इट इज अप टू यू। आप 70% के ऊपर पास कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप 90 पे कर रहे हैं, आप कितने पे कर रहे हैं,
तो आप उसी तरह एक लिस्ट बनाइए कि जी फलां फलां कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किया था और फलां फलां इज प्री क्वालिफाइड एंड फलां कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट प्री क्वालिफाइड। और वो लिस्ट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पेपरा को, पीईसी को, अखबार में जिस नेचर का और जिस सीलिंग का आपका प्रोजेक्ट है, 1 मिलियन से ज्यादा है तो आपने फिर अखबार में भी देना होगा। 1 मिलियन के अंदर अंदर है, 40,000 से ऊपर है तो आपने सिर्फ टीईसी की वेबसाइट पे या पेपरा की वेबसाइट पे या एंटिटी की सॉरी और एंटिटी की वेबसाइट पे आपने देना है। सो आई होप एवल्यूशन क्राइटेरिया क्लियर था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सो वाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैटर्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों देनी चाहिए प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी एविडेंस और अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से फिलअप कर सकें। Contractor cannot prepare documents properly if you are not giving the exact or complete information. Evaluation becomes subjective. Further फिर आप अगर इंफॉर्मेशन सही तरीके से मांगेंगे नहीं और देंगे नहीं तो डेफिनेटली आपको उस तरह से एवेल्युएशन के वक्त भी इश्यूज होंगे और फिर आप दोबारा से उनको मेलें कर रहे होंगे और आपके लिए ख्वारी होगी, या अल्टीमेटली वो आपको चैलेंज भी कर सकते हैं। ऑडिटर्स ऑब्जेक्शंस वो भी आ जाते हैं। नॉट नॉन क्वालिफाइड फर्म्स में चैलेंज द कोर्स रिजल्ट्स। सो इस तरह के इश्यूज आते हैं। पेपरा प्रिवेंट ऑल सच इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स। सो इसलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट जानी चाहिए। फिर हम स्लाइटली से एक्सप्लेन करते हैं अब फर्दर। पहला वाला तो पार्ट 16.1 था। अब 16.2 में आपको याद होगा उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में फी वगैरह की बात की थी और अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। सो पी क्यू डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल टू एनी इंटरेस्टेड फर्म। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और आपकी प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आपने उसको देने हैं प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ओनली अ नॉमिनल फी, आपने कोई नॉमिनल फी रखनी है जिसमें आपकी प्रिंटिंग के फी होगी या आपकी कोई ऑपरेशनल फी होगी, मे बी कोरियर है या जो भी इश्यूज है। फी मस्ट ओनली कवर प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी पेपरा ने बता दिया। यू कैन नॉट सेल प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर आर एस। इतने हजार, 5,000, 20,000, 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट ना हो, 500, 1,000 इस तरह कोई जो भी आपका प्रिंटिंग के ऊपर एक्चुअल खर्चा आया है। और ये क्यों है, वो अगेन कॉम्पिटेटिव प्रोसेस से आप लोगों को रोक नहीं सकते। पेपरा चाहता है कि आप ज्यादा बोझ ना डालें कॉन्ट्रैक्टर्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हों और उनको आप रिस्ट्रिक्ट ना करें प्रोसेस को। रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स टू इनवैलिड फर्म्स ओनली, सॉरी, रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स टू इनवाइटेड फर्म्स ओनली। ये भी आप नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इस स्टेज के ऊपर। जैसे मैंने कहा, बाद में जब आप प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस एवेल्युएट कर लें तो उस प्रोसेस की तरह जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आस्क कॉन्ट्रैक्टर टू ब्रिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और समथिंग रेफरेंसेस वगैरह के, तब मैं दूंगा डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह भी ये भी बैड प्रैक्टिसेस में आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको छोड़ें, ये कोई इतना खास नहीं है। वो कहता है कि अगर अवेलेबल 12 डेज थे तो वो भी गलत प्रैक्टिस है। उसके अलावा 500 कॉस्ट है तो ये ठीक प्रैक्टिस है। 29 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अप्लाई किया और 24 सबमिटेड प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन, तो ये ठीक है। उसके अलावा पार्ट 3 में वो बात कर रहा था, आपको अगर याद हो, पेपरा बात कर रहा था कि आपने जो भी प्रोसेस कर लिया, वैल्यूएशन क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, आपने जब अपना प्रोसेस कर लिया देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड यू हैव टू, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल यू हैव टू पब्लिश दैट लिस्ट कि यार कौन हुआ कौन नहीं हुआ। और अगेन 4 में फिर वो बात करेगा जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 में वो कह रहा है नोटिफाई योर रिजल्ट्स। notify to contractors, make the list available to everybody, upload it on website, display it on notice board, share with the bidders upon request। तो इस तरह ये रूल 3 में इसने इस तरह हमें कुछ चीजें बताई हैं। ओनली प्री क्वालिफाइड बिडर्स मे पार्टिसिपेट फर्दर। यस, ये उन्होंने बताई थी एक क्लॉज कि अब जो प्री क्वालिफाई हो गए, फॉर एग्जांपल 20 ने अप्लाई किया, 20 में से 14 प्री क्वालिफाई हो गए, 6 नॉन प्री क्वालिफाइड हैं, तो और आपने लिस्ट पब्लिश कर दी। अब वो 6 जो है
वो आपके टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन। अब 14 की गेम है, उन 14 के साथ आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने हैं इफ यू आर इन द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो अब आपका ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग वाली कहानी उन 14 के साथ होगी। सो नो कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइड द लिस्ट इज अलाउड टू एंटर द बिडिंग स्टेज। ठीक है, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक वाई नोटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जो पब्लिश की है लिस्ट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पेपरा चाहता है कि आप लिस्ट एडवर्टाइज करें दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो प्री क्वालिफाइड हैं या जो प्री क्वालिफाइड नहीं है, ताकि इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, फेयरनेस इंश्योर हो, वैल्यू फॉर मनी अर्न हो सके, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिजिड बायस, prevent political influence, minimize procurement challenges, and ensure only capable firms are complete. So ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है पेपरा की, जो वो चाह रहा है कि आप इस लिस्ट को पब्लिश करें, इसको हाइड ना करें। अब कल को आपको ही ट्रांसपेरेंसी के, नॉन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज फेस ना करने पड़े, आपके ऊपर कोई बाद में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आए। आएगा तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे कि जी वी हैव ऑलरेडी पब्लिश द लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर, सो नाउ वी कैन नॉट ऐड एनी कॉन्ट्रैक्टर अपॉन योर रिकमेंडेशन और रेफरेंस। सो इस तरह आप बहुत सी अब बाद में आने वाली टेंडर की स्टेज के ऊपर आने वाली ख्वारियों से बच जाते हैं प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट को एडवर्टाइज करके। चैलेंजेस भी खत्म हो जाते हैं और फर्म्स जो आपके पास आएंगी वो भी कैपेबल होंगी। देन वी हैव द लास्ट वन, रूल 16(4), जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने उन कंपनीज को रीजंस बताने हैं फॉर नॉट बीइंग प्री क्वालिफाइड। This is extremely important. Procuring agency must communicate the reasons for rejection to non-qualified firms. In practice, reasons must be clear. ठीक है, कोई सब्जेक्टिव बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया लिया था, सॉरी एडवर्टाइज किया था पीक्यू डॉक्यूमेंट्स में, उसी के ऊपर आपने उनको बताना है कि जी इस चीज में आपके नंबर इसलिए कटे हैं कि आप इस चीज में लैग कर रहे हैं, ये क्लियर कट फार्मूला है और इट इज ऑलरेडी गवर्न बाय द पीईसी, सो वी आर हेल्पलेस। आपके पास 6 प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, तब आपको यहाँ पे फुल नंबर मिलते। आपके पास 4 प्रोजेक्ट थे, तो आपको इसलिए इस फार्मूले के मुताबिक इतने नंबर मिले। सो इट इज ऑलरेडी, दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर ऑडिट पर्पस। सो क्लास 4 जो है वो हमें ये बताती है। उसके बाद रीजंस, जो नॉर्मल पी क्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के होते हैं, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की वजह से एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। ये दिस इज तकरीबन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बिड करते हैं। योर फर्म डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वेस्टेड टर्नओवर ऑफ 600 मिलियन। अगर पीक्यू डॉक्यूमेंट्स में क्राइटेरिया में 600 मिलियन का मिनिमम था, और अगर आपकी फर्म 400 है, तो आप स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल में आपको नंबर नहीं मिले, और ये एक, दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर रिजेक्शन। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में ओनली वन सिमिलर आरसीसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2, सो दैट्स व्हाई यू हैव गॉट लेस नंबर। सो इस तरह का एक्सपीरियंस के अंदर आपको पैरा या ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ सकता है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड मशीनरी फॉर एसफॉल्ट वर्क नॉट ओन्ड या लीज, वो भी आ सकता है आपके ऊपर। उसके बाद पीईसी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल C4 सबमिटेड बट रिक्वायरमेंट वाज C2 या C1, तो वो भी आपके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। और इनकम्प्लीट सबमिशन, PC3 फॉर्म एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट नॉट अटैच्ड, तो ये चीजें भी आ सकती हैं। दीज आर लाइक कॉमन रिजेक्शन रीजंस जो वर्क्स डिपार्टमेंट में अक्सर फेस किए गए हैं, और ये मैंने थ्रू रिसर्च जो है मुख्तलिफ केसेस पेपरा के, उनसे उठा के ये कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं हर कैटेगरी के। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो कोई डुअल कैरेज वे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोक्योरिंग एजेंसी, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, एनएचए उसकी प्रोक्योरिंग एजेंसी है। अब पीक्यू डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, एनएचए ने पेपरा वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं, +2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में, जिस तरह आपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स
एडवर्टीजमेंट जो टेंडर की होगी, जहां जहां पे एडवर्टाइज होगी, सेम उसी फोरम्स के ऊपर प्री क्वालिफिकेशन एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश होगी। डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं 32 फॉर्म्स को, और एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं 27 फॉर्म्स के। तो एवोल्यूशन बेस्ड ऑन पीईसी फ्रेमवर्क, उन्होंने एक्सपीरियंस का हमें बताया था। फॉर एग्जांपल इनिशियली 40% नंबर होंगे, तो इक्विपमेंट के 25% नंबर उन्होंने रखे थे एवोल्यूशन क्राइटेरिया में, 25 फाइनेंस के रखे थे, और लिटिगेशन हिस्ट्री के 5, और पर्सनल के भी 5। तो इस तरह करके उन्होंने कुछ एवोल्यूशन की है। स्फॉल्ट प्लांट था, पेवर था, क्रश प्लांट था। उसके अलावा एनुअल टर्नओवर 1.5 बिलियन, वर्किंग कैपिटल उनके पास मोर देन 200। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल। और इसका आउटकम क्या आ गया? तो यहाँ पे देखें, उन्होंने टोटल डॉक्यूमेंट्स इशू किए थे 32 को, 32 फॉर्म्स को। 27 ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए या एनएचए को रिसीव हुए 27 एप्लीकेशंस। अब जब उन्होंने उन एप्लीकेशन को इस क्राइटेरिया के ऊपर, या इस जो उन्होंने वेटेड एवरेजेस दी थी, इनके ऊपर परखा और एवेल्युएट किया, तो उसमें से 13 फर्म्स स्कोर अबव द कट ऑफ मार्क्स जो उन्होंने बेंचमार्क रखा था, लाइक 70% या 65% या 80, जो भी था। तो उससे 13 पास कर गई आउट ऑफ 19, आउट ऑफ 24, सॉरी आउट ऑफ 27। 13 पास कर गई, और 14 फर्म्स वर रिजेक्टेड विद रीजंस, और ये रिजेक्ट हो गई। और उन्होंने इसको रीजन बता दिए। लिस्ट इज अपलोडेड अगेन एट द सेम वेबसाइट वेयर द एडवर्टीजमेंट वाज अपलोडेड। Bidders notified. This is a perfect example of how PEPRA 16 and PEC standards work together. तो ये आपको एक हाइपोथेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि आपने इस तरह करना है। फिर इंजीनियरिंग जो हमारी एंटिटी होती है, उसकी एंड के ऊपर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं या वायलेशंस आप कह लें इस रूल की। वो उसमें से कुछ मैंने तहैया करने या अहाता करने की कोशिश की है। एक है पब्लिशिंग वेग पीक्यू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका क्लियर ना हो, वेग हो। नॉट अपलोडिंग पीक्यू रिजल्ट्स, नॉट गिविंग रिजेक्शन रीजंस, पीक्यू डॉक्यूमेंट्स सोल्ड ओनली टू सिलेक्टेड फर्म्स, rejecting firm on unannounced criteria, changing criteria during evaluation, and rejecting firms without documentation. So these are the clear violations of, अगर इनमें से कोई भी केस है, so it's a clear violation of पेपरा रूल 16। कोशिश करिए कि आपका क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और पीक्यू रिजल्ट्स को पब्लिश करें, रिजेक्शन रीजंस बताएं, और किसी भी बायसनेस में ना जाएं, फेयर रहें, और रिजेक्टिंग फर्म अनअनाउंस्ड क्राइटेरिया के ऊपर रिजेक्ट ना करें। तो इसी तरह आप इन मिस्टेक्स से या इन वायलेशन से बच जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एजेंसीज, जो आपकी प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्री क्वालिफिकेशन। यूज पीईसी स्टैंडर्ड पीक्यू फॉर्म्स, वो जो आपको मैंने बता दिया, 38 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, पीईसी की वेबसाइट पे मौजूद है। एग्जैक्टली उसी को फॉलो करें तो आपकी बहुत सी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। Publish complete PQ criteria in the bidding in the PQ documents. Maintain PQ evaluation report. और उसको बनाए, notify bidders on time. Maintain transparency at each and every stage of your process. तो ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके अपना नाम और अपने इदारे का नाम बेहतर कर सकते हैं, और आपकी ट्रांसपेरेंट तरीके से पीक्यू प्रोसेस भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस, कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो अपना पीईसी का लाइसेंस हमेशा वैलिड रखें, उसको मेंटेन रखें। अपने साथ इंजीनियर्स जो हैं उनके लाइसेंसेस अपडेट रखें। नंबर ऑफ इंजीनियर्स और नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, उनकी जो भी आपकी तादाद रिक्वायर्ड है उस कैटेगरी के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लाइसेंसेस अपडेटेड होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, एचवैक के, अगर सब कॉन्ट्रैक्टर्स आपने देने हैं, उनके लाइसेंसेस वैलिड होने चाहिए। आपका जो इक्विपमेंट है उसकी कैपेबिलिटीज को चेक कीजिए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अब इक्विपमेंट आप तो फाइल के अंदर इक्विपमेंट को तो नहीं भेजेंगे डेफिनेटली,
उसकी जो कैपेसिटी चेक होगी, उसकी कोई बुकलेट से चेक होगी। अब वो बुकलेट की कॉपी आपने लगानी है साथ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी मार्क ऑफ द इक्विपमेंट जस्ट बाय सेइंग और मेंशनिंग दैट आई हैव अ बैचिंग प्लॉट ऑफ 30 कैपेसिटी और ये वो, तो इससे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट विच शुड रिफ्लेक्ट, और वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो सके। और बीइंग कॉन्ट्रैक्टर वो डॉक्यूमेंट अपने पास महफूज रखिए, अपनी प्रोफाइल में लगाइए, ताकि आपको वो उस कैटेगरी और उस इक्विपमेंट के मार्क्स फुल मिल सके। कीप ऑल सर्टिफिकेट्स वेरीफाइएबल। जो भी आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं, रेफरेंस लेटर्स दिए हैं, जो भी अदर जो डॉक्यूमेंट आपका एफपीआर का डॉक्यूमेंट है, आपका पीईसी का लाइसेंस है, आपकी कोई और इनलिस्टमेंट्स हैं, सो वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए, वेग ना हो, फेक ना हो। अवॉइड फेक डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मेंटेन भी रखें और अपने पास डॉक्यूमेंटेड भी रखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर लैग कर रहे होते हैं अपनी लेने में, तो उसमें भी आप अपना उस चीज का भी ख्याल रखिए, क्योंकि उसके 5 नंबर हैं। हाउ रूल 16 प्रोटेक्ट्स पब्लिक मनी? Of course, it protects the public money because ultimately the unqualified contractors are taken out through this process. Project failures are minimized, work delays are least, retendering costs are saved, court cases are eliminated or reduced, scope disputes भी नहीं आते. So it ensures only technically and financially suitable firms reach the bidding stage. इस प्रोसेस से आप ये इंश्योर करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकली और फाइनेंशियली साउंड फर्म्स हैं, वो ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सबने बेहतर तरीके से सुना होगा। क्विकली इसको एक रिकैप देंगे। पीक्यू डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स। PQ documents must be accessible to all. PQ documents must be notified publicly. Rejected bidders must be given reasons. So Rule 16 ensures transparency, auditable and fair pre-qualification process. So ये मोटी मोटी 4 चीजों का ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह आपका ऑडिट और आपकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाएगी और ऑडिट कंप्लायंस आपका हो जाएगा। आप पीईसी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी पीईसी पीक्यू डॉक्यूमेंट्स को और उनका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कीजिए, जिसमें उन्होंने ये डिटेल आपको दे दी है कि आपने एक्सपीरियंस के मार्क्स देने हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस के मार्क्स देने हैं, उसी तरह पर्सनल कैपेबिलिटीज के मार्क्स देने हैं और इक्विपमेंट के भी मार्क्स देने हैं। तो ओवरऑल आपके मार्क्स जो हैं वो 100 होना चाहिए, और हर कैटेगरी में इसमें से आपने कम अज कम बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपने 50% मार्क्स लेने हैं, देन यू विल स्टैंड पास, अदरवाइज यू विल फेल. So this was all the detailed breakdown of Rule 16 and PEC PQ documents and evaluation criteria. So I hope आपने आज की वीडियो में लर्निंग की होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूल 16A, एक और एडिशनल रूल है जो बाद में लेटर ऑन ऐड हुआ, और ये बात करता है procurement of common use items, services and commodities through framework agreement. So कल इंशाल्लाह हम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सो उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और काइंडली हमारी इस वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, और हमारा लिंक हर जगह पे siftex simplified है, और हमारा ईमेल एड्रेस है siftex simplified@gmail.com. सो हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर, जो और ये हमारा लिंक है, यूट्यूब पे भी हम अवेलेबल हैं और उसका भी हमारा ये लिंक है। सो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में काफी ज्यादा लर्निंग हासिल की होगी। थोड़ी वीडियो लेंथी थी क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक था, इसको कवर करना इतना आसान नहीं था, तो इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज।